Good morning, students. In previous session, in history, we learned chapter 3, the age of farming. तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे नियोलिथिक टूल्स के बारे में। आज आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग चलेंगे कि पॉटरी के बारे में देखेंगे। फार्मिंग गेव राइज टू पॉटरी मेकिंग। फार्मिंग के कारण यानी कि खेती के कारण मिट्टी के बर्तनों के निर्माण का उदय हुआ। सबसे पहले उन लोगों ने नियोलिथिक एज के लोगों ने नियोलिथिक टाइम के लोगों ने ग्रेन्स को एक बड़े बास्केट में स्टोर किया या उन्होंने ज़मीन खोदकर गड्ढों या खाइयों में इसे प्रिजर्व किया, इसे संरक्षित किया। अगले मौसम के लिए, खेती का जब अगला मौसम आया उसके लिए ये लोग ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों की ज़रूरत इनको होती थी और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने पॉटरी को बनाना शुरू किया। नियोलिथिक पीपल के द्वारा कई प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया गया। वे बर्तन प्लेन या अलग अलग रंगों में के होते थे तथा उनमें कुछ डेकोरेटेड भी होते थे। इन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता था, यानी कि ये लोग उन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का काम भी किया करते थे, खाना बनाया करते थे। और इसी टाइम में, इसी पीरियड में क्लॉथ मेकिंग का भी कार्य शुरू हो गया। ये लोग कपड़े को बनाने का काम इन्होंने शुरू किया। वे अलग अलग तरह के मटेरियल्स का यूज़ करते थे और उससे ये लोग कपड़े बनाने का काम लिया करते थे, यानी कि अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ करके ये लोग कपड़े बनाया करते थे। इसी समय कॉटन को भी इन्होंने उगाना शुरू किया। जब ये लोग कपड़े बनाने का काम करने लगे तो इन्होंने कॉटन को भी उगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। तो उस समय के लोगों के बारे में या जो भी उनके रीति रिवाज थे, नियोलिथिक एज के जो लोग थे, नियोलिथिक टाइम के जो लोग थे, उन लोगों के रीति रिवाज या फिर उनके प्रथाओं के बारे में हमें कोई डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले। इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उस समय के किसानों के जीवन का अध्ययन किया। उन्होंने उसका स्टडी किया जो सिंपल एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करते थे, यानी कि सिंपल रूप से, बहुत सामान्य ढंग से वो खेती किया करते थे। साथ ही उन्होंने चरवाहों के जीवन का, हर्डर्स जो थे उनके जीवन का भी ऑब्जर्वेशन किया, उसको भी, उनके भी जीवन को ऑब्जर्व किया। और उन्होंने नियोलिथिक पीरियड के किसानों और फार्मर्स और हर्डर्स के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि ये समूह में रहते थे, ये जहाँ भी रहते थे ये एक ग्रुप में रहा करते थे और इन समूहों में, इन ग्रुप्स में जो सबसे एल्डर और स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता था, एल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो होता था वो उस ग्रुप का लीडर होता था, या हम उसको उस ग्रुप का मुखिया भी कह सकते हैं।
ये एल्डर और जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता था, एल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होते थे, वो उस ग्रुप के मुखिया होते थे। और जो भी कार्य यहाँ लिए जाते थे, इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे, वो कार्य प्रत्येक मेंबर को सौंपा जाता था। इस ग्रुप के जो भी मेंबर होते थे या इस ग्रुप में जो लोग रहते थे, उन लोगों को ये कार्य सौंपा जाता था। अलग अलग तरह के कार्य सौंपे जाते थे, जिसमें कुछ कार्य टूल्स मेकिंग से रिलेटेड, यानी कि टूल्स बनाने के लिए, और कुछ हंटिंग के काम होते थे, जो शिकार किया करते थे। लोगों के पास जो अनाज अधिक होते थे, यानी कि जब ये लोग खेती करते थे तो इनको अपनी खपत से ज़्यादा जब अनाज हो जाते थे तो वे इस अनाज को दूसरे के साथ बदल लिया करते थे। यानी कि एक अनाज, इनके पास जो अनाज की अधिकता है, उस अनाज को ये दूसरे व्यक्ति को दे देते थे, और उनके पास जिस अनाज की अधिकता होती थी उसको ये ले लेते थे। यानी कि एक्सचेंज ये कर लिया करते थे ग्रेन्स का। और इसी एक्सचेंज को, एक्सचेंज ऑफ ग्रेन्स को बार्टर सिस्टम के नाम से जाना गया। यानी कि ये जो सिस्टम जो शुरू हुआ उस समय, उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। और यही सिस्टम जो था, ये अर्लीस्ट फॉर्म था ट्रेड का। यानी कि इसी सिस्टम के थ्रू व्यापार का काम शुरू हुआ। और व्यापारी क्या करते थे कि एक चीज़ को, जो सामान वो खरीदते थे, उसके बदले में वो ग्रेन्स को, अनाज को दे दिया करते थे, और अनाज दे करके और वो किसी चीज़ को ले लेते थे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।